तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे अम्लराज को, जो कि आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं पिछली पेपर आप लोगों का देख रहा था सेट में। ये जितने 6 सेट हुए हैं, 6 सेट में ही 6 सेट में भी ये पूछा गया है। और पिछले मैंने 2 साल में देखा तो ये 2 साल में भी ये लगभग हर एक दूसरे सेट में ये आ ही रहा था। तो मैंने सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को करा ही दिया जाए। तो अम्लराज किसे कहते हैं? शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा शांत नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ तो जरूर याद रखना होगा। ये बहुविकल्पी में बन सकता है। तो कितने अनुपात में मिलाया जाता है? 3:1 के अनुपात में मिश्रण बनाया जाता है। 3 अनुपात में हम लोग शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं और शांत नाइट्रिक अम्ल को हम लोग 1 लेते हैं। जैसे अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग 3 लिए हैं तो नाइट्रिक अम्ल को केवल 1 ही लेते हैं। अभी आपको भी ये रिएक्शन भी समझाऊंगा। मिश्रण बनाया था जिसे अम्लराज अथवा एक्वारेजिया कहा जाता है। या तो आपसे अम्लराज देकर पूछा गया तो एक्वारेजिया भी देकर पूछ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पढ़ना है कि अम्लराज या एक्वारेजिया। यह सोने तथा प्लेटिनम जैसे धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो धातु सबसे ठोस होती है उसे भी ये गलाने की क्षमता रखती है, जिसकी सबसे ज़्यादा होती है तीव्रता। ये सोने को भी गलाने की क्षमता रखता है जब इसका मिश्रण होता है अम्लराज का। अगर आप समझ लीजिए अम्लराज आपके शरीर पर डाल दिया जाए तो आपकी हड्डियां गल के पता राख हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है अम्लराज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करके रखिएगा। और आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, 3HCl+HNO3 को हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। जब ये बनता है 3HCl+HNO3 को जब हम लोग मिलाते हैं, मिश्रण जब बनाते हैं तो हम लोगों को बनता है एक्वारेजिया। तब हम लोग इसे एक्वारेजिया कहते हैं। ये 3:1 में होता है। यहाँ पर HCl 3 और ये 1 का मात्रा में होता है और ये 3 में होता है। ये 3 होता है, वो 1 होता है। चलिए हम लोग देखते हैं धातुओं की लवण के साथ अपक्रियाएं। धातु और लवण की अपक्रिया देखते हैं हम लोग। चलिए, जब किसी कम सक्रिय लवण विलयन की अभिक्रिया अधिक सक्रिय धातु के साथ कराई जाती है तब वह उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे ये कह रहा है कि आप सिंपल भाषा में समझिएगा कि जब कोई अधिक क्रियाशील, जब जब कोई अधिक बलवान व्यक्ति, आप इसको वैसे ही उदाहरण के तौर पर समझिए, जब कोई बलवान व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति को उसके स्थान से हटा देता है तो इसे ही ये प्रतिस्थापन, तब उसे प्रतिस्थापन कर देता है, मतलब उसे हटा देता है तो उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। तो यही होता है धातुओं के लवण के साथ अपक्रिया की। जो जैसे देखें यहाँ पर TuSO4 प्लस Zn, यहाँ पर Zn का देखिए, यहाँ पर तो संयोजकता +2 और +2 दोनों की होती है। लेकिन कॉपर कॉपर का भी +2 होता है और इसका भी +2 होता है। लेकिन इसमें जिंक जो होता है वो उसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा ही होता है। तो ये यहाँ से कॉपर की जगह पर ये आएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे बन गया होगा ZnSO4 प्लस Cu। आप लोग को दिख रहा होगा ZnSO4 प्लस Cu। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे। और चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे ये देखते हैं यहाँ पर है FeSO4। यहाँ पर Fe को हम लोग आयरन बोलते हैं, प्लस जिंक से अपक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा क्योंकि आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है जिंक, आप लोग को पता ही है। यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा जिंक सल्फेट, हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस आयरन बाहर निकल जाएगा। वैसे सेम यहाँ पर भी होगा Ag प्लस NO3 प्लस Cu। यहाँ पर कॉपर Ag से मैं आप लोगों को लिखा दूंगा इनकी सक्रियता का क्रम, कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय है, कौन सी धातु कम सक्रिय है। तो अगली वीडियो हम लोग इसी पे लाएंगे, कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय है, कौन सी धातु कम सक्रिय है। तो 2AgNO3 प्लस Cu, तो CuNO3 का होल टॉय प्लस 2Ag, जैसा आप लोग होता है कार्बन प्रतिस्थापित कर देगा उसको। चलिए हम लोग देखते हैं धातुओं की अभिक्रियाशीलता। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न कोई भी टीचर कराता नहीं होगा, लेकिन ये सारे प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को वही ये 2-4 प्रश्न करा दिए जाते हैं जो आप लोगों को भी दिख रहे होते हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन सबको करके जाएंगे तभी आप दूसरों से आगे बढ़ेंगे। जब किसी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया बढ़ती है तब उसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे जो धातु अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो अधिक क्रियाशील होता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि वर्ग प्रथम व द्वितीय में ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता
बढ़ती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्ग कहाँ पर है। तो वर्ग देखिए, ग्रुप 1 को हम लोग वर्ग 1 कहते हैं। वर्ग फर्स्ट है, वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकेंड। इसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे लिथियम से ज़्यादा होता है, देखिए यहीं पर है, सॉरी मैंने लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये लिथियम है। लिथियम से ज़्यादा सोडियम क्रियाशील होता है, सोडियम ज़्यादा पोटेशियम, पोटेशियम ज़्यादा रुबेडियम, रुबेडियम ज़्यादा स्ट्रेंथियम, स्ट्रेंथियम ज़्यादा फर्मियम होता है। और यहाँ पर बेरिलियम से होता है, बेरिलियम ज़्यादा मैग्नीशियम का सक्रिय होता है, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम, रेडियम होता है। तो ये अभिक्रियाशीलता क्रम होता है। अभिक्रियाशीलता जिसकी जितनी ज़्यादा होती है, जो जो जितना अभिक्रियाशील ज़्यादा होता है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर भी दिखा रखा है कि जो अधिक क्रियाशील है वो आकार में ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले उसमें हम लोग वो धातु और अधातु और उपधातु को पढ़ेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा।